इसमें आते हैं बाद में। तो उस कहानी में जो भारतेंदु का युग है उसको मैं एक संक्रमण काल के रूप में उसको लेता हूँ। कहानी की सुगबुगाहट वहाँ से शुरू होती है, जो आधुनिक हिंदी कहानी है। भारतेंदु के समय में कई ऐसे निबंध लिखे गए उस तरह के जो जिसको कथा निबंध हम कह सकते हैं। कथा निबंध भी कहा गया है, या निबंध कथा भी उसको वो कहा गया है। और उनकी एक रचना है भारतेंदु की, वो स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन। ये भारतेंदु की रचना, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें कथा तत्व बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं। बिल्कुल कथा की तरह ही ये निबंध लिखा गया है। तो ये हमारी इस परंपरा में है। और लेकिन मैं और ये मानता हूँ कि जो हिंदी कहानी की, जो आधुनिक हिंदी कहानी की परंपरा है, ये प्रेमचंद से शुरू हुई बिल्कुल। और प्रेमचंद ने जिस तरह से जो उनका पहला जो कहानी संग्रह आया शोले बर्तन, और उसके बाद जो एक मतलब इसके प्रति जो हमारी ये है, जो स्वराज है या जो समाज है, उसके प्रति प्रेमचंद की धारणा बहुत आगे बदलती है। और उन्होंने हिंदी कहानी को हमारी जनतांत्रिक आकांक्षाओं और जीवन के संघर्ष से उन्होंने जोड़ा इस हिंदी कहानी को। और उसके बाद समाज में जितने भी तरह की संकीर्णता है, छुआछूत है, भेदभाव है, अमीरी गरीबी का जो अंतर है, इन सबों को प्रेमचंद ने बहुत अपने समय में छुआ। और हिंदी कहानी को और ये यथार्थ को उन्होंने बहुत इस तरह से बदल दिया कि आज उसी यथार्थ की जो माने इतना विभिन्न और इतना विविध यथार्थ हो गया है कि हम उसी माने वो मानते हैं कि कहीं से प्रेमचंद से अलग नहीं है, वो वहीं से वो धारा निकलती है। यथार्थवाद की जो धारा है वो वहीं से निकलती है, और इसको हम लोग मानते हैं। जैसा कि संजय कुंदन जी ने कहा कि रेणु प्रेमचंद से अलग लिखते हैं। प्रेमचंद से अलग वो प्रेमचंद का ऐसा एक मतलब उनकी जो उपस्थिति है वो इस तरह से प्रभावशाली है कि बहुत लोग उस तरह से उनके बाद के जो परवर्ती कथाकार हैं, जैनेन्द्र हुए, आर्य हुए, उन्होंने भी सायास प्रेमचंद से बच के लिखना शुरू किया, हट करके लिखना ही शुरू किया। खुद प्रसाद लिख रहे थे प्रेमचंद के समय में ही, तो वो उनकी भी कहानियां एक अलग तरह की कहानियां थी। और ये सब अपने आप में एक स्कूल की तरह हमारे सामने आजादी के बाद संजय कुंदन जी ने भी कहा कि किस तरह से जो एक हिंदी कहानी का एक मयार बदलता है, एक नई कहानी बाद में आती है। तो रेणु का जो है हिंदी कहानी की क्षितिज में रेणु का उदय भी इसी समय होता है, आजादी के बाद के समय। रेणु आंतरिक कहानियों के नाम पर एक ऐसी अनूठी परंपरा का सृजन करते हैं जहां एक खास इलाके की धरती प्रकृति से लेकर वहां की बोली बानी, रहन सहन, खान पान, साज श्रृंगार, रीति रिवाज सब कथा की पृष्ठभूमि में साकार होकर रच बस जाते हैं। ऐसी पृष्ठभूमि के पर्दे वाले स्टेज पर जैसे वहां के जीते जागते पात्र लीला करते हुए ऐसी ऐसी कथा भंगिमाओं के साथ अनूठी कथा का सृजन करते हैं कि एक तरह की पृष्ठभूमि के दायरे में रहकर ये बड़ा आश्चर्य होता है कि रेणु की रचनाशीलता कितनी विविध रूप से हमारे सामने आती है। इतना विपुल और वैवाहिक कथा संप्रदाय का कोई मालिक हो सकता है तो ये रेणु में एक बहुत सीमित पृष्ठभूमि के अंदर के वो लिखते हैं जब बात करते हैं। और रेणु इस मामले में चकित ही नहीं चमत्कृत भी करते हैं। सुरेंद्र चौधरी जैसे आलोचक का मानना है कि जो कथाकार विस्मय की कला का अर्थ नहीं समझता वह हमेशा अनुसरण करता रह जाता है। रेणु ने अपनी एक नई लीग बनाई। रेणु की कहानियां बतरस के टाट का धोखा है। लगता है कि एक कहानी है मुकम्मल, लेकिन जब टाट के पर्दे को उठाकर हम कहानी में प्रवेश करते हैं तो यह क्या है? यह तो ग्रामीण जीवन का एक मनमोहक लैंडस्केप है। आपकी आंख ठहर जाती है इस नजारे पर। जीवन की जो भी अनिवार्यताएं हैं
प्रेम, प्रकृति, अन्याय, वैमनस्य, सामाजिक आर्थिक भेद और विपन्नता क्या नहीं है यहाँ। जिन झोपड़ियों मड़ई को हम देख के भी अनदेखा कर सकते हैं, रेणु उनके भीतर प्रवेश कर वहाँ के ठाठ, उल्लास और गरीबी के स्वाभिमान को पूरी अदा से हमारे सामने रख देते हैं और इस पर से भाषाई चमत्कार और स्थानीय बोली बानी का ऐसा टटका और अनूठा संस्कार की इस बिल्कुल ये ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से जो जन्म की हर कहानियों में आती है। रेणु रस्ते नहीं है, कत्ल करते हैं, करामात दिखाते हैं, कत्ल करते हैं हमारे भीतर बैठी उस एलिटता और अंग्रेजियत का जिसके सहारे हम हिंदी कहानी की एक रेटिंग करना चाहते हैं, और करामात करते हैं एक ऐसे ऐसे चरित्र खड़ा कर जिसकी मिसाल हम शायद ही दुनिया के किसी भी साहित्य के किसी चरित्र से तुलना करते हुए सामने रख सकते। रेणु इस मामले में अनूठे और एकमात्र हैं। उनकी कई कई कहानियां अपने आप में पूरे औपन्यासिक फलक को समेटे रखती है। जैसा कि उनकी पारंपरिक कहानियों, उनकी प्रारंभिक कहानियों में से एक रसप्रिया के पंचकौड़ी मृदंगिया का संपूर्ण जीवन अपने पूरे लयात्मक और कलात्मक पृष्ठभूमि के साथ सामने आता है। आप चाहें तो इस कहानी को पसार कर पूरे उपन्यास में बदल सकते हैं, या कि मारे गए गुलफाम उस तीसरी कसम कहानी जिस पर इतनी शानदार फिल्म बनी। इस नाते रेणु की कई कहानियां उस आइसबर्ग की तरह हैं जिसका केवल 10% हिस्सा ही बाहर से दिखता है और शेष समुद्र की सतह से भीतर ही रहता है। रसप्रिया कहानी मुझे विशेष तौर पर पसंद है। यह एक कलाकार के आत्मसंघर्ष, उसकी पीड़ा, सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ एक अद्भुत प्रेम कथा भी है। प्रेम रेणु की ढेर सारी कहानियों में मिलता है। प्रेम के साथ साथ धोखे का भी जिक्र आता है। प्रेम में छली गई स्त्रियों की टीस और आह को रेणु रेखांकित करने से चूकते नहीं हैं। जैसे कि रसप्रिया की यह आह, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसला कर मेरा सर्वनाश किया, रेणु लिखते हैं ये रसप्रिया। या फिर आत्मसाक्षी कहानी में गणपत के भीतर किया केस, पर्वतिया को उसने धोखा दिया, पहली गलती जिसका फल वह आज तक भोगता है। रसप्रिया विदापत नाच और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र के लुप्त हो जाने के सांस्कृतिक क्षरण की भी कहानी है। रेणु अपनी रचनाओं में ग्रामांचलों की समस्त धड़कन और उसासें भर देते हैं। तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है ना। पंचकौड़ी के अतीत का एक साक्ष्य मोना नामक एक जीता जागता लड़की मुहा बालक है। यही बालक उसे और चौंकाते हुए कहता है, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। और इसके बाद तो प्रकाष्ठा रचते हैं। इस मुहना उसे करेला कहकर भी कहता है। अब तो पंचकौड़ी का पूरा अतीत इसके आगे झिलमिलाने लगता है। पूर्व दिक्ति में कथा को ले जाने का एक अनूठा प्रयोग करते हैं यहाँ। यह एक बदलते हुए समय की भी कथा है। समय के लंबे अंतराल के मध्य बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों की यह कहानी एक पड़ताल करती है। इसमें पूरा वो प्रसंग है, संजय कुंदन जी ने जो कहा कि वो किस तरह से वो समय बदला है और ग्रामीण जो है वो सब गीत गाना भूल गए हैं, जो कैला है, जो लगनी है, जिस तरह के गीत हैं जो मतलब गर्मी के भरी दोपहर में गाए जाते हैं या बरसात में गाए जाते हैं, तो उस तरह के सारे गीत अब नहीं है। उस तरह से मृदंग सब छूट रहा है।